अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग अपना जो है वो सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो अपनी 8 डेरिवेशंस को पूरा किया था और अब हम लोग जो है वो अपनी 9th डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। इंशाल्लाह हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर हमारे पास 9 की सारी डेरिवेशन जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो अब की जो हमारे पास डेरिवेशन है वो है कपल की। तो व्हाट इज़ कपल? हम लोग को पता होगा कि दो पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम होने का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि दोनों की जो फोर्सेस हैं वो सेम है। जैसे कि मान लो ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगी, बस दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है कि एक अगर अपोजिट साइन है तो दूसरा उसका अपोजिट है, यानी एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा उसके नीचे की तरफ है। तो इसे कहते हैं कपल। तो कपल की डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर प्रूफ ही क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि कपल जो है वो बेसिकली टॉर्क के बराबर होता है। तो चलो ज़रा इधर देखते हैं। इस डेरिवेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर अगर हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो यहाँ पर बीच से फिक्स्ड हो और हम क्या करें कि यहाँ पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और यहाँ पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ज़रा गौर से देखो। हमें याद है टॉर्क की डेफिनेशन क्या थी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और फोर्स जो हमारे पास टॉर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा? वो डिपेंड करती है फोर्स पे और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर, यानी डिस्टेंस के ऊपर। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे? यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है टॉर्क। अब जरा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो हैं, ये रहा फोर्स और ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स और ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नाम ले लो बेटा इसका। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मान लो कि ये ओ ए है, ये O है, तो यहाँ पर आप नाम दे दो A का और यहाँ पर नाम दे दो B का। तो ये बन जाएगा O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस। अब ज़रा गौर से देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर टॉर्क को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग दो टॉर्क्स देख रहे हैं। यहाँ पर एक टॉर्क 1 लग रही है और साथ में है दूसरी टॉर्क 2, ऐसा क्या? अब यहाँ पर देखें हम, ये तो टॉर्क है। अब यहाँ पर जो टॉर्क 1 है वो क्या है कि एक तो ये 10 न्यूटन है, ये तो मैंने आपको 10 न्यूटन समझाने के लिए लिख दिया। ये है फोर्स और ये भी फोर्स है और दोनों फोर्स जो हैं वो क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस टॉर्क का जो फोर्स है वो है F और इसका डिस्टेंस बताओ मुझे क्या होगा? O से लेकर A तक। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस OA। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई एक चीज़। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है फोर्स, ये रही इसकी फोर्स और इसका डिस्टेंस कितना है? O से लेकर B तक। तो ये हो जाएगा O से लेकर B तक का डिस्टेंस। अब ज़रा गौर से देखो, क्योंकि दोनों का फोर्स तो सेम है और बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी फोर्स यहाँ पर भी फोर्स, तो क्या हम फोर्स को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ पे क्या बच गया? OA और यहाँ पर क्या बच गया बेटा? OB बच गया। अच्छा, OA और OB क्या है बेसिकली? अगर हम ज़रा एक बात बताओ मुझे कि O से लेकर A तक जो है वो एक डिस्टेंस है, O से लेकर B तक जो है वो दूसरा डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं OA और OB को मिला लूँ तो ये भी क्या बनेगा? ये भी एक किस्म का डिस्टेंस ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर इसे F तो ऐसा ही है और OA प्लस OB ये भी एक किस्म का क्या है? डिस्टेंस ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि चाहे कपल हो जिसके अंदर दो किस्म की टॉर्क्स लग रही हैं, एक टॉर्क ये वाली, दूसरी टॉर्क ये वाली, इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई D ही निकलेगा। यानी अगर मैं इस पेन के अंदर एक फोर्स ऊपर से लगाऊं, दूसरी फोर्स नीचे से लगाऊं, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो बराबर आएगा अंटिल हम इसे एक तरफ से पकड़ के और इसको ऐसे घुमाएं। यानी टॉर्क एक साइड से लगाएं, फोर्स एक साइड से लगाएं तो टॉर्क होगा, और यहाँ से भी फोर्स लगाएं और यहाँ से भी फोर्स लगाएं और इसको ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये टॉर्क और वो टॉर्क यानी कि कपल और टॉर्क जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बेटा ये थी हमारी कपल की डेरिवेशन। अपनी बढ़ते हैं 10th डेरिवेशन की तरफ, जो कि आएगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो कि है हुक्स लॉ। अच्छा, हुक्स लॉ के अंदर क्या है बेटा? हुक्स लॉ के अंदर हमें प्रूफ ये करना है
कि F इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। अच्छा, जो हमारी पुरानी बुक का वर्जन है उसमें लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू के एक्स, और जो हमारे पास अब जो नई अपडेटेड बुक आई है उसके अंदर लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। तो इसके अंदर हमें करना क्या है बेटा, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, ये स्प्रिंग के लिए एक बात बताओ कि यहाँ पर हुक्स लॉ आपके जहन में आना चाहिए जब भी स्प्रिंग की बात हो रही है। जब भी स्प्रिंग की बात होगी तो आपके जहन में एक वर्ड आना चाहिए, वो है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ के अंदर होता क्या है बेटा, यहाँ पर जरा गौर से देखो कि ये एक स्प्रिंग है, अगर मैं इसके ऊपर कोई वेट हैंग कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। पहले ये यहाँ थी और अब ये यहाँ आ गई, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या तय किया, डिस्टेंस तय किया। और इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से करते हैं डिनोट। क्यों x से डिनोट करते हैं, कभी भी याद रखना जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो डिनोट होगा किससे, x से डिनोट होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिनोट होगा किससे, x से, यानी कि ये है डिफ्लेक्शन। यानी जो पहले वाली थी स्प्रिंग, जब आपने उसमें वेट हैंग किया तो क्या हुई, वो डिफ्लेक्ट हुई। तो पहले के डिस्प्लेसमेंट में और अब के डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया, फर्क आ गया। तो ये जो जितना फर्क आया है इसे क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो जरा गौर से बताओ कि मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना x आएगा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा x आएगा। ऐसा ही है कि नहीं है। यानी अब मान लो अगर मैंने इसके अंदर 10 न्यूटन लगाई थी फोर्स तो ये इतना आ गया, अगर 20 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये नीचे आकर और नीचे आ जाएगा, तो ये इसके अंदर हो गई 20 न्यूटन। तो इसने और ज्यादा डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब क्या, फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम तो डिस्टेंस कम। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे प्रोपोर्शनल हुए, ये प्रोपोर्शनल हुए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है क्या नहीं। यानी फोर्स जितनी बढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा, फोर्स जितनी कम डिस्प्लेसमेंट उतनी कम। अच्छा, अब बस यहाँ पर एक साइन आता है माइनस का। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो फोर्स आप लगा रहे हो डाउनवर्ड, लेकिन स्प्रिंग कहाँ जाना चाह रहा है, स्प्रिंग जाना चाह रहा है अपवर्ड। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर हम कभी वो वाले न्यूमेरिकल्स करते थे जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर है कि अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो हम लोग जी को नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बॉल जा रही है ऊपर और ग्रेविटी खींच रही है नीचे, और फिजिक्स में अपोजिट का मतलब होता है माइनस। यानी अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है तो वहां पर लगेगा माइनस। तो आप देखो जरा यहाँ पर कि आप फोर्स लगा रहे हो नीचे, स्प्रिंग जाना चाह रहा है ऊपर, तो साइन किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगा लिया। अब जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं हमें तो एक बात पता, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, के है। और यहाँ पर जो माइनस का साइन था वो माइनस का वैसे ही आ गया। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस कांस्टेंट को कहते हैं वेयर आप लिखोगे के इज कांस्टेंट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसे कहते हैं कॉल्ड स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अच्छा बच्चों, ये क्या है, जरा इसको थोड़ा सा एलिबरेट कर देता हूँ, आपको भी चीज समझ के मजा आएगा कि कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है। जरा गौर से देखो, मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, मैंने दोनों स्टूडेंट्स को एक एक एक्सपेरिमेंट दे दिया। मैंने कहा बेटा एक काम करना, आप लोगों ने ये तो देख लिया ना कि स्प्रिंग के ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। उन्होंने बोला हाँ सर देख लिया। तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, आप घर जाओ और आप एक एक स्प्रिंग लेना और उसके ऊपर क्या करना, फोर्स लगाना, और देखना कि आप जब वेट हैंग करते हो उसके ऊपर तो कितनी डिफ्लेक्शन आती है, और उस डिफ्लेक्शन को नोट करके कल मुझे आकर दिखाना। ये आपका जो है वो एक असाइनमेंट है। तो कल वो बच्चा आया, उसने बताया कि सर मैंने ना इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। जब मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो 2 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आया। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर जब मैंने इस पर 20 न्यूटन की लगाई तो 4 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आया। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपका असाइनमेंट तो हो गया। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, कह रहा सर मैंने जब 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, मैंने 20 की लगाई तो कोई नहीं आया, मैंने 30 की लगाई कोई नहीं आया, मैं पकड़ के लटक गया सर लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप किस स्प्रिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? उसने बोला सर वो जो कार का जो स्प्रिंग होता है ना, जो जंप में लगा होता है, मैं तो उस पर कर रहा था। और मैंने उस बच्चे से पूछा सर बेटा आप किस पे कर रहे थे? तो वो कह रहा है बेटा सर मैं तो जो है वो जो पेन के अंदर स्प्रिंग होता है मैं तो उस पर कर रहा था। तो आपको बात समझ में आई कि इस फॉर्मूले को कैसे पता कि स्प्रिंग कौन सा,
इसमें तो सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, जितनी फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इस फॉर्मूले को कौन बताएगा कि स्प्रिंग कार का है या स्प्रिंग पेन का है? तो ये बताएगा इसका कांस्टेंट, यानी स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो आप डालोगे जितनी स्टिफनेस ज्यादा होगी उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। बात समझ में आ गई थी? तो ये थी हमारी हुक्स लॉ की डेरिवेशन। चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो है चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से, जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें याद है हम लोगों ने न्यूटन की जो लॉ है वो पढ़ा था। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? न्यूटन का लॉ कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। यानी किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फोर्स लिख देते हैं। जिसको डेफिनेशन याद है उसे डेरिवेशन भी आती है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? सामने आएगा। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और मासेस का मतलब क्या है? एक से ज्यादा, यानी कि दो मासेस होंगे। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं m1 एंड m2। उसने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। और फिर आगे कहता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? ऊपर आएगा कि नीचे? नीचे आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और सिंपल सी है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गए। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखो f है तो f एक बार आ गया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल एक बार, m1 m2 लिखा है ऊपर तो m1 m2 ऊपर, और नीचे कौन लिखा हुआ है? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नीचे। अब जब भी प्रोपोर्शन हटाते हैं हमें तो पता क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? यहाँ पर कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, और जो चीज जैसी है उसको बाकी का वैसे ही लिख देते हैं, वेयर G इज कांस्टेंट। और ये कौन सा कांस्टेंट है? इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -11। तो ये है हमारे पास G, कैपिटल G, जो कि होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -11। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज और सिखाता हूँ। अगर इस G का यूनिट लिखना तो इस यूनिट, इसका वैसे G का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। इसका यूनिट बनाते हैं कैसे? देखो बहुत सिंपल है। G को अलग करो तो आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और m1 m2 चले जाएंगे नीचे। F होता है न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर गया तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। और देखो दो मासेस हैं तो एक का kg दूसरे का kg, तो दोनों क्या बन जाएंगे? kg स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा kg स्क्वायर। तो ये है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास मास ऑफ अर्थ की, जो कि इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो मास ऑफ अर्थ क्या है बेटा? बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि मास कितना है अर्थ का। ये न्यूटन ने वहां पर उस टाइम पर आज से 500 साल पहले दरियाफ्त किया कि मास ऑफ अर्थ कितना है। कैसे दरियाफ्त किया? देखो उसने बोला एक सिंपल सा, ये जो हमारे पास बॉल है ये अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा सा जो है डॉट लगा दो, ये कोई एक इंसान है, सही है। तो यहाँ पर है एक अर्थ और ये है इंसान। और न्यूटन ने क्या बोला था उस टाइम पर? वो जो हमें अभी पहले सिखाया है कि दो बॉडीज हैं। अब यहाँ पर देखो दो बॉडीज हैं, एक अर्थ की बॉडी है, एक हमारी बॉडी है। अब यहाँ पर ये अर्थ का मास होगा और हमारा कोई छोटा सा मास होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इसने बनाकर दी थी डेरिवेशन उसे लिख लेते हैं, जो कि है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
और इसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्या करते हैं जरा देखो, यहाँ पर f तो f ही है, g क्या है हमारे पास, g तो कांस्टेंट होता है तो g भी वही है। अब यहाँ पर दो मासेस हैं, और कौन कौन से दो मासेस हैं, एक अर्थ का मास है, एक हमारा मास है। तो अर्थ का मास को हम क्या कहेंगे, बड़े m से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ बड़ी है तो अर्थ का मास भी बड़े m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं me, और ये जो m2 है वो है हमारा मास। हम अपने मास को डिनोट करते हैं छोटे m से, जो हमारा मास अर्थ के मास के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, नीचे जो है वो है r स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर, अर्थ का रेडियस। यानी हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है रेडियस, और यहाँ पर किसका रेडियस होगा, अर्थ का रेडियस होगा, जो यहाँ से लेकर हमारे तक होगा। अब क्योंकि अर्थ का रेडियस है तो उसे बड़े R से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे भी E लिख देते हैं, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ पर इसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर, क्योंकि लगा हुआ है हमारे फॉर्मूले के ऊपर भी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। हम सब जानते हैं F किसके बराबर होता है बेटा, F बराबर होता है मशहूर ज़माना ma के। न्यूटन ने ही बताया था अपने सेकेंड लॉ के अंदर। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं F इज इक्वल्स टू ma, और यहाँ पर है g me m ओवर r e का स्क्वायर। जरा गौर से देखो, ये मास यहाँ पे कर रहा है छोटा वाला मास मल्टीप्लाई, तो नीचे जाकर करेगा डिवाइड, और जैसे नीचे जाकर डिवाइड करेगा तो इस m से ये वाला m हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर क्या a होगा कि g होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मास ऑफ अर्थ की, और अर्थ जिस चीज को अपनी तरफ खींचती है तो उसे कौन खींचता है, एक्सेलरेशन की ग्रेविटी। तो यहाँ पर आएगा me की जगह पर g, और यहाँ पर भी आएगा g। बात समझ में आई। यानी यहाँ पर F किसके बराबर, याद रखना वेट भी जो है वो एक किस्म की फोर्स ही है। जिस चीज को हम, यानी कि कोई कार है जिसकी कोई एक्सेलरेशन है तो वहां पर लगाते हैं a, और जिस बॉल को, जैसे हमने एक बॉल को ऊपर उछाला, अब इस बॉल को नीचे कौन लेकर आ रहा है, मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लेकर आ रहे हो, कौन, ग्रेविटी लेकर आ रही है। तो हर उस जगह पर जहां पर किसी चीज पर ग्रेविटी असर करती हो वहां पर a की जगह पर आता है g। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू जी me m और r e का स्क्वायर। हमने m से m कर दिया कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन बन गई g me ओवर r e का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर एक बात तो बताओ, हम निकाल क्या रहे थे इसमें, हम निकाल रहे थे मास ऑफ अर्थ। कहाँ मिलेगा मुझे मास ऑफ अर्थ, ये रहा। अगर ये निकालना है तो इसको अलग करते हैं। इसको अलग करने के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आर ई नीचे है, ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऊपर जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कौन रह गया, जी एम ई। अब ये जी एम ई से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, और यहाँ ये चीज किसके बराबर हो गया, एम ई के बराबर। अब इससे जरा क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो एम ई किसके बराबर हो जाएगा, जी आर ई का स्क्वायर ओवर जी। तो हमने ड्राइव कर दी मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लें। सही बेटा, आप लोगों ने अब इसको ड्राइव कर लिया है। अगर इसके अंदर हमसे पूछ लेता है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो जरा गौर से देखो, ये जो g है ये है ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो आर ई है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये बराबर होता है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6 के। और हमारे पास ये जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अभी हमने देखा था, ये बराबर होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -11 के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं और ये हमें आंसर बता देगा। देखो, मास ऑफ अर्थ बराबर था जी आर ई का स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। तो हम पुट करते हैं एम ई इज इक्वल टू जी कितना है 9.8, और आर ई कितना है हमारे पास, आर ई है हमारे पास 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। और आखिर के अंदर है कैपिटल जी जो कि बराबर होता है
6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। अब इतना सारा कुछ आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो उससे बहुत बेहतर है कि इसको कैलकुलेट करने से अच्छा है कि याद रख लो कि मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, उसे थोड़ी पता। तो मास ऑफ अर्थ बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg के। तो आपने सारी वैल्यूज को पुट करा और आखिर में मास ऑफ अर्थ का आंसर लिख दिया, जो कि बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 के। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई किसकी, मास ऑफ अर्थ की। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर नई डेरिवेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास डेरिवेशन नंबर 12। चलो हमारे पास है ये हमारी 12th है, जो कि है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। हमें पता है बेटा सैटेलाइट किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो ऑर्बिट करती हो हमारे प्लेनेट को, उसे सैटेलाइट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, एक होती है नेचुरल जो कि कुदरती तौर पर होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल जिसे हमने भेजा है। लेकिन दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, ज़रा गौर से देखो। अगर ये हमारा अर्थ प्लेनेट है तो वो इसके गिर्द घूम रहा है, इसके ऊपर तो नहीं है ना, इसके गिर्द घूम रहा है, और वो किसी हाइट पे मौजूद है। यानी समझ लो ये एक सैटेलाइट है। अब ये मून भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है, इसके गिर्द घूम रहा है और पूरे अर्थ के गिर्द घूमकर अपना एक चक्कर को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये है एक सैटेलाइट जो हमारे प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पर देखो, कभी भी याद रखो कि हमने रिवॉल्व करने वाली कोई फोर्स का नाम सुना है। वो चीज जो किसी रिवॉल्व करने की फोर्स निकाले वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। और हम लोग इसको किससे लिंक कर रहे हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के। यानी कि हमारी जो सैटेलाइट घूम रही है वो तो कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की मूवमेंट कर रही है, और यहाँ पर हमें इसको लिंक करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि उसने क्या बोला आपसे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। अब जरा गौर से मुझे बताओ कि ये जो Fg है ये किसके बराबर है, ये तो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। तो इसके अंदर होगा Fg बराबर होता है G m e m ओवर RE का स्क्वायर, ऐसा ही। और हमें पता है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, ये तो बराबर होती है mv स्क्वायर अपॉन r के, है क्या नहीं। अब यहाँ पर ये जो r है ये कौन सा वाला r होगा, ये वही वाला r होगा, क्योंकि ये भी तो किसको ऑर्बिट कर रही है, ये भी तो कर रही है हमारे अर्थ को ऑर्बिट। यानी ये जो हमारी जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट कर रही है हमारे अर्थ को। तो हम क्या करेंगे कि ये जो r है इस r को हम बड़ा ही लिखते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख लो या फिर इस वाले r को छोटा लिख लो, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जरा गौर से देखो, ये m इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर डिवाइड करेगा, और इस वाले m से ये वाला m हो जाएगा कैंसिल। तो हम यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं। और जरा गौर से देखो, ये RE कर रहा है डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले से नीचे वाला हो जाएगा कैंसिल, हम यहीं कैंसिल कर देते हैं इसको। तो जरा गौर से देखो, अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा सिर्फ G m e और नीचे बच गया RE, और वहां पर क्या बच गया, वहां पर बच गया v स्क्वायर। देखो इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हम लोग सिंपल डेरिवेशन कर रहे थे। अब जरा गौर से देखो कि जो v स्क्वायर है हमारे पास ये बराबर है G m e ओवर r के। सही, RE बोलो r बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जरा यहाँ पर जरा गौर से देखो कि देखो पहले जो हम इसे रेडियस ऑफ अर्थ क्यों ले रहे थे मास ऑफ अर्थ के अंदर, क्योंकि हम जो हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर। और अगर मैं यहाँ 20 से लाइन खींचूं तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि हमसे लेकर 20 तक का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ जितना। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि सैटेलाइट मौजूद है यहाँ पर, और अगर हम लोग सेंटर से इसका डिस्टेंस नापेंगे, क्योंकि कभी भी गोल चीज का अगर डिस्टेंस नापना हो तो सेंटर से नापा जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस नापेंगे तो जरा गौर से देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और फिर ये किसी हाइट पे मौजूद है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी, कोई हाइट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो हमारा r है, जो हमारे पास ये जो r निकल रहा है, ये बेसिकली टोटल किसके बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये हम इस ऑर्बिट का निकाल रहे हैं ना, कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है।
तो हमारे पास ये जो टोटल है किसके बराबर हो जाएगा, देखो इतना हिस्सा है रेडियस ऑफ अर्थ का और उतना हिस्सा है हाइट का, तो हम कहेंगे आर बराबर हो जाएगा आर ई प्लस एच के। बस समझ में आई, यानी कि इतना हिस्सा रेडियस ऑफ अर्थ और ये है हमारी हाइट, तो ये बन जाएगा आर ई प्लस एच के। तो आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पर वी स्क्वेयर की जगह पर पुट कर दो जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच के। अच्छा, अब आप इसको आर ई लिखो या फिर आर लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अगर यहाँ पर ऊपर आपको प्रूफ करने में आर ई प्लस एच हो तो यहाँ पर आर ई लिख देना, अगर बोले आर प्लस एच हो तो ई हटा देना छोटा सा, ये आर प्लस एच बन जाएगा। ये बेसिकली रेडियस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर ई प्लस एच। अगर आप हटाना चाहो तो ई को हटा सकते हो। अब जरा गौर से बताओ, मुझे वेलोसिटी चाहिए या वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो वो कैसे आएगी कि आप दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर दो, रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर ई प्लस एच और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। तो बेटा यही प्रूफ करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। अब इसके आगे एक छोटा सा काम और है, वो हम लोग इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन में करते हैं, जिसके अंदर हमें इसे क्या निकालना पड़ेगा, इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो इसको इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन में कवर करते हैं। चलिए बेटा अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वेलोसिटी ड्राइव करना। इसके अंदर इसके एक छोटा सा यूनिट भी है कि जिसके अंदर हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बेटा याद होगा आपको कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और इसे हमें रिलेट करना है इससे। अब जरा गौर से देखो, कभी भी किसी चीज़ को रिलेट करना हो तो उसके अंदर एक काम करना पड़ता है, उसकी किसी एक साइड को सेम करना पड़ता है। अब इसकी साइड तो शुरू हो रही है v से, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पर भी इसको v से स्टार्ट करें। तो क्या करना पड़ेगा, v यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई और t वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एक टाइम पीरियड के फॉर्मूले से वेलोसिटी आ गई। तो देखो ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी भी है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये भी v के बराबर, ये भी v के बराबर, तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन टी और वहाँ पर बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी एम ओवर आर ई प्लस एच। अच्छा, मैंने आपको एक बात बता दी है, आप इसको आर प्लस एच भी लिख सकते हो, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर वो आर प्लस एच बोले तो आर प्लस एच, वरना फिर आर ई प्लस एच। तो ये हमारे पास आ गया है। अब ज़रा गौर से बताओ कि मुझे इसके अंदर निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हम लोग एक काम क्यों ना करें कि सबसे पहले तो इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, टाइम पीरियड ऊपर आ जाएगा। अगर इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा टी अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, और वो बन जाएगा आर प्लस एच ओवर जी एम। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब बेसिकली यहाँ पर जितने आर हैं ना वो सारे सेम ही हैं, ये वाला आर, ये वाला आर, सब सेम ही है। तो हम एक काम करते हैं, हम सिंपल आर क्यों ना कह रहे हैं सबको, हम कहते हैं कि जो आर ई प्लस एच है ना, ये बेसिकली बराबर है आर के। सिंपल, यानी ये जो है ये पूरा इसका नाम हमने एक वेरिएबल डिनोट कर दिया, ये बराबर है किसके, आर के, क्योंकि सारे आर एक ही जगह हो जाए थे। तो ये पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा गौर से देखें, ये हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच की जगह क्या आ गया, आर, और नीचे आ गया जी एम, और इसके ऊपर आ गया रूट। अब एक काम करते हैं, 2 पाई आर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर और ये हो जाएगा आर अपॉन जी एम। अब एक बात मैंने हमेशा याद रखना, कभी भी डेरिवेशंस के अंदर, क्योंकि अब आप लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे आप लोगों ने बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़नी है, कभी भी डेरिवेशन के अंदर एक ही वेरिएबल 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखो आर बाहर भी लिखा हुआ है और आर अंदर भी, या तो एक काम करो इस आर को बाहर निकाल लो या फिर इस आर को अंदर भेज दो। अब क्या करें, दोनों के अंदर कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर वाला आर तो बाहर आ नहीं सकता, तो कोशिश करते हैं इसे अंदर भेज दो।
अब इसको भेजने का तरीका क्या है, ये है एक छोटी सी ट्रिक जो आपको सीखनी है। देखो ये r है। अब हमें पता है कि जो दो रूट में होते हैं ना वो एक दूसरे के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये रूट में नहीं है और वो रूट में है, तो कोशिश करके इसे भी रूट में लाते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर मुझे किसी इक्वेशन के अंदर इसको अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना हो तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा तो साथ में डिवाइड भी कराना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे इस पर रूट लगाना है, मैं अपनी मर्जी से इस पर रूट लगा लेता हूँ, लेकिन ये तो गलत हो गया, वहाँ पर तो r है, r रूट तो नहीं है, तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए इस पर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वापस से क्या बन जाएगा r, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि r जो है वो बराबर होता है r स्क्वायर रूट के, ऐसा ही है। तो फिर हम लोग क्यों ना इस r की जगह r स्क्वायर और रूट लिख दें, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, r की जगह पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर और रूट, और वहाँ पर भी है एक रूट जहाँ पे लिखा हुआ है r अपॉन जी एम। अब देखो बेटा ये दोनों ही रूट में आ गए, अब अगर दोनों रूट में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर अंदर चला जाएगा, पहले से अंदर एक r मौजूद है और नीचे कौन है जी एम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r का क्यूब ओवर जी एम। तो ये हो गई हमारे पास टाइम पीरियड। अच्छा बच्चों मैं आपसे इसके अंदर एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हो। करना ये है कि अगर वो आपसे पेपर के अंदर कभी भी वेलोसिटी मांगे किसकी, सैटेलाइट की, यानी कभी भी आपसे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मांगे, आप यही डेरिवेशन करोगे अनटिल अनलेस वो आपसे ना कहे कि फाइंड आउट दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर वर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी इस्तेमाल ना करे तो कोई सी भी अगर हमसे मांगेगा किसकी, सैटेलाइट की वेलोसिटी, तो हम यही वाली डेरिवेशन यहाँ तक करेंगे। अगर वो नाम लेता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो दूसरी वाली होगी, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली जो डेरिवेशन है वो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है ये है हमारे पास 13 टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, जैसे हम लोगों ने इस वाले के अंदर क्या करा था, एफ जी को बराबर लिया था एफ सी के, तो बिल्कुल इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एफ सी को, यानी कि क्योंकि हमारे पता है कि हम लोगों के पास जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी प्लैनेट, तो यहाँ पर एफ सी को बराबर लेना है डब्ल्यू के, और ये डब्ल्यू कौन सा वाला है, ये वो वेट है जो किसी हाइट पे मौजूद है। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जो ऑर्बिट के अंदर घूमने के अंदर काम आती है, यानी इतनी रिक्वायर करनी है हमें अपनी वेलोसिटी एक ऑर्बिट को चक्कर लगाने के लिए। अब देखो एफ सी बराबर हो गया डब्ल्यू के। अब एफ सी तो हमें पता है किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और डब्ल्यू किसके बराबर है, बराबर है एम जी के। देखो यहाँ पे एच लगा हुआ, तो एच का मतलब है ये वेट किसी हाइट पर है, तो हम ग्रेविटी के साथ भी छोटा सा एच लगा देंगे। अब होगा क्या कि ये मास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड, तो इस मास से वाला मास हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी और छोटा सा एच। अब ये आर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच और छोटा सा आर। अब वही वाली बात हो गई बेटा कि देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है वो क्या कर रही है, ज़रा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर सैटेलाइट यहाँ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, हाइट होगी कोई, हमसे ऊपर ही है ना सैटेलाइट आसमान में, तो हमसे ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब कि ये हमसे हाइट की तरफ है। तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ और ये हो गया छोटा सा हाइट, तो इसका मतलब ये जो आर है ये बराबर किसके है, ये बराबर है आर प्लस एच के। तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इसके अंदर पुट कर दोगे आर प्लस एच। देखो यहाँ पर वी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, तो आप दोनों साइड पर रूट अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, v बराबर हो जाएगा जी एच आर प्लस एच। तो ये हमारे पास हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये भी जो है वो हमारे लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी का, आप ये कंप्लीट करें फिर उसके बाद वो करते हैं। तो बेटा अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ही आगे कंटिन्यू का है क्रिटिकल वेलोसिटी। अक्सर ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ये वाला टॉपिक साथ में लगकर आता है। ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो ज़रूरी है सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए। अगर इससे कम होगी तो इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो हमारी सैटेलाइट है वो हमारे ऑर्बिट को रिवॉल्व करना यानी छोड़ देगी, यानी अर्थ को रिवॉल्व करना जो है वो छोड़ देगी। ये ज़रूरी है वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट को ऑर्बिट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसी वाले को कंटिन्यू करेंगे। ये होता है v इज इक्वल्स टू जी एक हाइट पर और r प्लस एच। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए है तो इसे यहाँ पर चेंज करते हैं v c में, और यहाँ पर सिंपल लिख देना g, और r प्लस एच है ना, इसके लिए कहता है यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट यूज करते हैं। कहते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है और ये बहुत बड़ा है h से, यानी कि जो हाइट ऊपर है ना हम लोग, ये जो सैटेलाइट हमसे थोड़ी सी ऊपर मौजूद है ना, ये बहुत कम हाइट है इसके बनिस्बत के रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, यानी अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में ये हाइट नेग्लिजिबल है। तो क्या करते हैं कि हम लोग अगर ऐसा है तो हम लोग इस पूरी चीज़ को क्या मान लेते हैं, सिर्फ r मान लेते हैं। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है इस डेरिवेशन को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब भी आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो ज़रूरी है कि एक सैटेलाइट को क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी प्लेनेट के गिर्द, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और उसके नीचे ये 2 लाइन की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अगर तो ये शॉर्ट में आता है तो इतना काफ़ी है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से स्टार्ट करोगे और इसे यहाँ पर लाकर ख़त्म करोगे। तो ये था बेटा हमारा ग्रेविटेशन का टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक की डेरिवेशन है। अच्छा याद रखना बच्चों, ये जो आगे वाला हमारे पास चैप्टर है ना, इन चैप्टर्स के अंदर जो कुछ डेरिवेशंस ऐसी हैं जो कि हमारे बुक में मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारे पेपर में लाजमी आ सकती हैं। पिछले साल भी आई थी, जैसे कि KE की है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास आने के लिए इस साल पेपर्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए जो है वो हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।